हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 10वीं कक्षा का एसएस का पेपर हुआ था आपका सोशल साइंस का, जिसके लिए टाइम 90 मिनट निर्धारित था और मार्क्स 40 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए थे। इस प्रश्न पत्र का आपको हल भेज रहे हैं हम, ताकि आपका अपने जो परीक्षा में अंक आने उनका अंदाज़ा लग जाए। तो देखिए, सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र को प्रश्नों के अनुसार खंडों में विभाजित किया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों के लिए से विकल्प छांट कर लिखने हैं और आपका उत्तर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक के अनुसार ही होना चाहिए। सबसे पहले हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। यूरोप संघ के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये ब्रुसेल्स में है, तो हम ब्रुसेल्स को टिक मार्क करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो आपने याद किया होगा, उसके अनुसार कपास की खेती के लिए ऊंच नमी रख रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी होती है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। ये सभी, जिसमें काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण है, हमने काफ़ी बार पढ़ा है एसएस में। तो काली मिट्टी को आप टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय केंद्रीय का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा इसमें भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, रिजर्व। तो हमारा ऑप्शन सी है, तो हम सी को टिक मार्क करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे प्रश्न अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत यूनान का सबसे प्रसिद्ध नगर राज्य कौन सा था? एथेंस था, इसका पहला ही था। स्पोर्ट्सा गलत है, मेडिसिनिया गलत है, थेलेस गलत है, पहला ही है। ए ऑप्शन ठीक है आपका, ए को आप टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा रबी फसल है? चावल, चना, कपास, मोटे अनाज। मैंने बताया था रबी में 2 अक्षर है, तो यह चने में 2 अक्षर वाला है। तो आपको देखना है, और चने के साथ जो पैदावार होती है वो सारी की सारी रबी में आती हैं। इसलिए नंबर 5 का आप आंसर लिखेंगे और बी ऑप्शन होगा आपका। और फिर आगे चलेंगे। श्रीलंका में किस वर्ष राष्ट्र बना था? भारत के आज़ादी के 1 साल बाद स्वतंत्र बना था, तो 1948 इसका आंसर लिखेंगे और आगे चलेंगे। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है, रोम को कहते हैं। अगला है, सुनहरा रेशा किसी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट या पटसन इसको बोलते हैं हम, सुनहरा रेशा। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य में मृत्यु दर सबसे कम है? केरल एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें शिशु दर बहुत कम है। भारत का केरल राज्य है, वहाँ पर 60% साक्षरता है, पढ़े लिखे हैं लोग, और वहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। इसका अगला ऑप्शन आपका, हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा ऑप्शन। और रीज़न है इसका, हड़प्पावासियों ने गेहूँ, चावल की, तिल की खेती करते थे। ठीक है, ये खेती करते थे इसलिए प्रधानता थी। इसका रीज़न भी सही है और इसका कृषि प्रधान देश है उसको ये स्पष्ट भी कर रहा है, तो इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा ए ही ठीक है। आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बी ऑप्शन में 14 से 10 2 अंक का है। इन प्रश्नों के लिए मैं आपको आंसर प्रश्न पत्र के बाद में दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, 12 का उत्तर, प्रश्न नंबर 13 का उत्तर, प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17 का पढ़ लेते हैं हम। इन बाकी इन प्रश्नों को उत्तर बाद में देंगे हमें आपको रिटर्न में। निम्नलिखित के ध्यान से को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। आज़ादी के बाद प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी का उसका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद के हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उसके पीछे रह जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त न्यायस्तरीय समिति से औसत समिति के नाम से भी जाना गया कि आजकल आंकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों तक यह बढ़कर 3-4% तक ही रहेगा। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है इसमें कि आज़ादी के बाद किन धार्मिक समुदायों में हिस्सा मामूली से घटा है, या बढ़ा नहीं पूछा, इसने घटा है। तो हिंदू में यहाँ आपका आया था 1961 हिंदू, जैन, ईसाई समुदाय का मामूली रूप से घटा है। तो हमारा उत्तर यहाँ है, ये हमारा उत्तर था, यहाँ से लेकर के, हिंदू से लेकर के, और ये मामूली रूप घटा है, यहाँ तक उत्तर है इसका पहले का, प्रश्न नंबर 1 का। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। इसके बाद हम डालते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है।
प्रश्न नंबर 2 कहता हूँ सत्रीय समिति के अनुसार अगले 50 वर्षों में मुसलमान के बाद ये कितने प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। तो इस पैरे में आपने पढ़ा था अगले 50 सालों में बढ़ेगा 3-4% तक, ज़्यादा नहीं है, 3-4% तक। हम इसको लिख सकते हैं 3-4%, 3 या 4% तक ही बढ़ने की संभावना है। तीन 4%, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है इसमें? प्रश्न नंबर 3 राजा आगे अगला प्रश्न आया, अगला प्रश्न आ गया। तो अगला विधान 17वां विधान में क्या भविष्य में एक धार्मिक समुदाय समस्या हो जाने की संभावना नहीं? इसका उत्तर आप यहाँ भी दे सकते हैं क्योंकि हमने पैर में पढ़ा था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका उत्तर आप नहीं में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपने से मध्यकालीन यूरोप में अर्थव्यवस्था की पर कृषि पर आधारित थी, जिसका बहुत महत्व था। भूमि पर राजा का अधिकार होता था, सामंतों को भूमि प्रदान करता था। सामंत उपजाऊ भूमियों के साथ करवाते थे, किसानों की श्रेणी होती थी, कुछ किसान स्वतंत्र और कुछ अपनी जमीन होती थी। लेकिन समाज में उनकी संख्या बहुत कम थी, अधिकांश आश्रित होते थे जो सामंतों की जमीन पर खेती करते थे। वे जमीन के साथ बंधे होते थे और यह जमीन अन्य सामंतों को दी जाती थी। किसान उसी के स्वामी था, उसी के साथ चला जाता था। सबसे पहला प्रश्न का केवल नाम मत निशा मिलता था, वे अपनी इच्छा से जमीन नहीं छोड़ सकते थे। इसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त थी। इन किसानों को विलेझन भी कहा जाता था। पहला प्रश्न है आपका, मध्यकालीन यूरोप में अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी, मेरा भूमि पर, जो होता है भूमि पर। कृषि कहें या भूमि कहें आप, कृषि या भूमि, कृषि पर। स्वतंत्र किसान और अधिकृत किसान कौन थे? स्वतंत्र किसान जिनकी अपनी भूमि थी, अधिकृत किसान जिनकी अपनी भूमि नहीं थी। और
एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामाजिक जरूरतों में संतुलन बनाए रखना है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 13। मुद्रा के दो कार्य मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम मुद्रा और वो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को आसान बनाती है। नंबर 2 मूल्य का मापक मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए एक समान इकाई प्रदान करती है। मुद्रा के संचय ने कारण से मूल्य का संचय भी होता है। ये भी एक कार्य है, लेकिन यहाँ दो ही पूछे तो हम दोनों को उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 14वां क्वेश्चन का उत्तर है चर्च क्या होता है। चर्च ईसाइयों पूजा स्थल है जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, उपदेश सुनते हैं और धार्मिक समारोह में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद आपका है 15 प्रश्न। प्रश्न का उत्तर देखिए। 15 प्रश्न का उत्तर संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के शासन 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों पर जैसे केंद्र से राज्य से बटा होता है और वह एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। इसकी 2 विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों पर सरकार होती है। संघ व्यवस्था कम से कम 2 स्तरों की सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार की और एक से अधिक राज्य सरकारें होती हैं। शक्तियाँ विभाजन संविधान में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ विभाजन स्पष्ट विभाजन था, जिसमें अपने अपने अधिकार से कार्य कर सकें। ये बटा हुआ होता है इसके अंदर। अगला प्रश्न आपका संविधान व संसदीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 16 उत्तर संगठित असंगठित क्षेत्रों में तुलना करनी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज। पहला स्थिर है, सुरक्षित और नियमों द्वारा संरक्षित है। और जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो ऐसी तरह कभी भी नौकरी जा सकती है। निश्चित होते हैं अतिरिक्त काम के लिए ओवर टाइम निश्चित है और लंबे समय होते हैं और ओवर टाइम के लिए कोई भुगतान नहीं होता। नियमित और निश्चित वेतनमान, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, पेंशन, वेतन अवकाश आदि होते हैं। जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड में असंगठित क्षेत्र में नियमित कम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका 17वां हम कर चुके हैं, 18वां हम कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 19वां है आपका जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। जैन धर्म शरण संस्कृति से निकला एक प्राचीन धर्म है जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं होता। जैन मान्यता के अनुसार यह धर्म आदि काल से चल रहा समय समय पर 24 तीर्थंकरों द्वारा इसका प्रचार किया गया है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 24वें तीर्थंकर महाप्रज्ञा ने सिद्धांत और कार्यों की प्रमुखता सामने लाई, जिसके कारण इन्हें वास्तविक रूप में संस्थापक भी कहा जाता है। अगला इसके लाभ वाणिज्य है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कई समानताएं हैं, जैसे दोनों वैदिक धर्म कामकांडों की सत्ता का विरोध करते हैं, दोनों अहिंसा सदाचार पर बल देते हैं, दोनों कर्मवाद और पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों को मानते हैं, दोनों जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, दोनों से व्यवस्था पर बल दिया। इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी सारी समानताएं हैं। इसके अथवा में एक हमारा प्रश्न दिया गया था, क्वेश्चन नंबर अथवा आंसर क्या इसका बहुउद्देशीय परियोजनाएं से हमारा ऐसे एक ऐसी नदी परिघाटी योजना से जो एक साथ कई उद्देश्य जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति की पूर्ति करती है। इसके लाभ हानियों को हमने बताना है, तो हमें इसके आगे लाभ हानि बताना। बहुत ऐसी परियोजनाओं के लाभ हानि जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति जैसे लाभ मिलते हैं और इनके द्वारा पर्यावरणीय स्थिति, वन जैव विविधता का नुकसान, लोगों का विस्थापन, तलछट जमाव और भूकंप का खतरा जैसी हानियाँ भी होती है। अर्थात इनके साथ हमें लाभ के साथ साथ इनके नुकसान भी होते हैं। अब बात ये प्रश्न नंबर आगे 12 मैप की।
दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को अंकित करना। नंबर 1, सिंधु घाटी से संबंधित स्थल की पहचान कीजिए। तो ये मैंने जो नक्शे में गोल दायरे के अंदर लगाया, सिंधु घाटी का एरिया है। कुछ गुजरात का एरिया, कुछ पाकिस्तान का, कुछ राजस्थान का, हरियाणा और पंजाब, इस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो इसी एरिया में मानचित्र में सिंधु घाटी के क्षेत्र थे। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया कि दिए गए मानचित्र में हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ मैंने निशान लगाया हुआ यहाँ आपको दिखा रखा है। राखी गढ़ी दिखाई हुई है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी आपको दिखाई दे रखी है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं हरियाणा में, इसके आसपास में। भूगोल में बताना अपनी नर्मदा नदी पर बांध। नर्मदा नदी मैंने यहाँ दिखाया, सरोवर बांध। नर्मदा नदी भी दिखाई हुई है और नर्मदा नदी जो गुजरात से निकलती है और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती, मध्य प्रदेश से आकर के गुजरात में आकर के समुद्र में गिरती है। सतपुड़ा के पहाड़ों से नर्मदा नदी निकल करके मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात में आकर के समुद्र में गिर जाती है। तो ये गुजरात और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर गुजरात वाली साइड में, अर्थात हम गए गुजरात के पूर्व में, गुजरात के पूर्वी भाग में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सरोवर बांध इसके ऊपर बना हुआ है, जो मैंने दिखाया आपको नक्शे में। आपको नक्शे में कुछ एरिया ब्लैक करके दिखाया हुआ है। तो ये पूछा गया है आपका प्रश्न नंबर 3 मानचित्र में गेहूँ उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। गेहूँ वैसे पंजाब में भी खूब होती है, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा होती है, बट उत्तर प्रदेश में इन सब राज्यों से ज़्यादा होती है। तो हमें मुख्य रूप से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश दिखाया हुआ है। मानचित्र दर्शक मृदा की पहचान, मृदा मिट्टी जो है वो दिखाई हुई है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, सॉरी ये कर्नाटक है। कर्नाटक प्रांत में कुछ एरिया में आपको रेड कलर करके ब्लैक कलर दिखाया हुआ है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो कर्नाटक में लाल मिट्टी अधिकतर बस पूर्वी भागों में पाई जाती है। पूर्वी भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। बाकी कर्नाटक में लाल मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी भी पाई जाती है, पीली मिट्टी भी पाई जाती है, परंतु ज़्यादा खास करके लाल मिट्टी ही पाई जाती है। जिस एरिया को दर्शाया गया उसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये मैंने आपको मानचित्र बताया। मेरे ख्याल में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से देख के कर सकते हैं ये मानचित्र। तो आज की वीडियो इतना ही काफ़ी। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।